नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में फिशर के सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित नकद कोष या आदान प्रदान या नकद संचयन दृष्टिकोण से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अनेक कमियों से कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री संतुष्ट नहीं थे या असंतुष्ट थे, तो उन्होंने एक नया दृष्टिकोण अपनाकर मुद्रा परिमाण सिद्धांत का एक दूसरा परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत या इस समीकरण की व्याख्या नकद कोष या मुद्रा संचयन दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति को समय के एक विशिष्ट बिंदु पर देखा जाता है, अर्थात कैम्ब्रिज व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो लोग किसी समय बिंदु पर अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं। अर्थात कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा एक स्टॉक होती है, न कि प्रवाह। इन्होंने मुद्रा की मांग का जो अर्थ है वो विनिमय माध्यम नहीं बल्कि मुद्रा के मूल्य संग्रह कार्य पर ये ज़्यादा जोर देते हैं। कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार लोग अपनी वास्तविक आय का कुछ भाग नकद रूप में रखने की इच्छा प्रकट करते हैं, अर्थात जो मुद्रा की मांग है वो लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। लेकिन कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में तरलता पसंदगी के सट्टा उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया है। इसमें केवल लेन देन उद्देश्य एवं सतर्कता उद्देश्य ही शामिल किए गए हैं। इस प्रकार कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग मुद्रा को रखने की मांग मानी गई है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग शब्द को अधिक व्यापक रूप में देखा। इसे वास्तविक आय के किसी अंश के रूप में व्यक्त किया है। इस प्रकार कैम्ब्रिज व्याख्या से हमें कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें है सबसे पहला कि समाज में लोगों द्वारा आय का कुछ भाग नकद कोष में रखा जाता है, अर्थात जो मुद्रा की मांग है वो दैनिक खर्चों के लिए नकद रूप में रखे जाने वाले कुल कोषों के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात सभी निजी व्यक्ति, व्यापारिक संस्थान और सरकार द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद रूपों में मुद्रा की जो मात्रा रखी जाती है वो मुद्रा की कुल मांग होती है। फिर है दूसरी की मुद्रा की जो मांग है वो लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। व्यक्ति अपने धन को प्रतिभूतियों में अंश खरीदने में या मकान, जमीन जायदाद या वस्तुओं का स्टॉक करने में कर सकता है, या फिर वह बैंक में भी जमा करा सकता है। और बैंक में जो रखा गया धन है वो सबसे ज़्यादा तरल है। फिर है कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो अल्पकाल में प्राय स्थिर रहती है। जैसा कि हम जानते हैं जो मुद्रा की पूर्ति है वो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है, जिसमें सिक्कों, पत्र मुद्रा, बैंक में जमा राशियों, इनकी कुल मात्रा जिसे इच्छानुसार निकाला जाता है वो सब शामिल होती हैं, किंतु उसमें बार बार जल्दी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए जो मुद्रा की पूर्ति है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है। अब मुद्रा की पूर्ति लगभग स्थिर रहती है तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन जितना मुद्रा की मांग से प्रभावित होता है उतना पूर्ति से नहीं। इसलिए मुद्रा के मूल्य निर्धारित करने में मुद्रा की मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जो कुछ अर्थशास्त्री है वो तो इसे मुद्रा का मांग सिद्धांत ही के अनुसार मुद्रा का मांग सिद्धांत ही कहा है। जो मुद्रा की मांग है
या उस पर मुद्रा की मांग पर व्यक्ति के पास धन की मात्रा, ब्याज की दर, जो भावी घटनाओं की प्रत्याशाएं हैं, जो वस्तुओं की कीमतें हैं, जो आय प्राप्ति की जो अवधि है, व्यापार की दशा है, जो धन का वितरण है और बहुत सारे जो अन्य तत्व हैं, जो घटक हैं, जनता में लेन देन की जो आदत है, ये सब जो है मुद्रा की मांग को या जो उसकी तरलता पसंदगी है उसको प्रभावित करते हैं, अर्थात इन सब तत्वों का उन पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखें कि कीन्स ने, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने जो समीकरण दिए हैं उसमें हम पीगू और कीन्स के समीकरण को के माध्यम से हम इस जो दृष्टिकोण है इसको स्पष्ट करते हैं। तो जो पीगू का समीकरण है उसको यदि हम कीमत स्तर के रूप में लें तो वो है P = M/KR। यहाँ पर जो P है वो कीमत स्तर को बताता है, M जो है वो मुद्रा की कुल मात्रा को बताती है और जो K है वो हमारी समाज की आय का वह भाग है जो नकद रूप में रखा जाता है, जनता जो है वो अपने पास रखना चाहती है, और R जो है वो समाज की कुल वास्तविक आय है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे हम मान लें कि हमारा जो M अर्थात मुद्रा की जो पूर्ति है वो 10,000 है, जो R है वो 5,000 इकाई है और जो K है वो 1/10 है अर्थात 0.1। तो इसके अनुसार यदि हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो जो P है वो होगा 20 रुपये। यहाँ पर K और R के स्थिर रहने पर यदि हम M को दुगुना कर दें तो हमारा P भी दुगुना हो जाता है। इस प्रकार M के दुगुना होने पर हमारा कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा। यदि हम इसे मुद्रा की एक इकाई के मूल्य के रूप में लें तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा P = KR/M। अर्थात यदि हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो है 1/20, अर्थात जो मुद्रा का मूल्य है वो 1/20 होगा। इसका तात्पर्य है कि कीमत स्तर के 20 इकाई होने पर मुद्रा का जो मूल्य है वो 1/20 होगा। अब पीगू ने इस समीकरण में कुछ संशोधन किया। कैम्ब्रिज समीकरण के मौलिक रूप में पहले तो बैंकों को जमा राशि में केवल नकद कोष को ही शामिल किया, किंतु पीगू ने बैंक निक्षेपों को पृथक स्थान देकर एक और निम्न समीकरण दिया। P = KR/M × C + H (1-C)। अर्थात यहाँ पर ये जो समीकरण है ये समीकरण हमारा जो प्रारंभिक मौलिक समीकरण है इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल बैंकों में जमा को विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन जो हमारा पुराना समीकरण है, जो मौलिक समीकरण, उसमें बैंक निक्षेपों को उन्होंने मुद्रा अर्थात जो हमारी कुल मुद्रा की मात्रा है उसी में ही उन्होंने जोड़ दिया था। अब हम देखें कि कीन्स ने जो अपनी जो पुस्तक थी ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, उसमें उन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जो नकद बकाया दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया था। प्रारंभ में कीन्स ने कैम्ब्रिज विचारधारा को ही अपनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने नकद कोष में संशोधन कर वास्तविक शेष दृष्टिकोण पर आधारित एक समीकरण प्रस्तुत किया जो N = P × K + R K' या P = N/KR K' है। ये जो समीकरण है ये कीन्स का नकद बकाया समीकरण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को व्यक्त करता है। यहाँ पर कीन्स ने उपभोग की समस्त वस्तुओं को लिया जबकि पीगू ने एक विशिष्ट वस्तु ली है। इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों सिद्धांतों में जो K है वो महत्वपूर्ण है। अब हम देखें कि ये जो दृष्टिकोण है इस दृष्टिकोण की कुछ मान्यताएं भी है। इसमें उन्होंने K को स्थिर मान लिया। जैसे हमने फिशर के समीकरण में देखा था, वहाँ पर
मुद्रा का जो चलन वेग अर्थात v है या v डैश था उसको उन्होंने स्थिर मान लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर जो नकद बकाया दृष्टिकोण है इसमें इन्होंने k को स्थिर माना है। दूसरा है जो मुद्रा की पूर्ति है वो बाहर से दी हुई मानी गई है, अर्थात मुद्रा की जो पूर्ति है बाहर से दी हुई, इसका तात्पर्य है कि केंद्रीय बैंक इसे निश्चित करते हैं। यह वह राशि है जो मॉडल में बाहर से दी हुई होती है और जो बाहरी अधिकारी है वो इसे परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है कि जो पूर्ण रोजगार की मान्यता ली, इस सिद्धांत में भी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थिर होती है, कुल उत्पत्ति प्राय पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति में समग्र मांग के बढ़ने से कुल उत्पत्ति नहीं बढ़ पाती है, जिससे यदि मांग बढ़े तो कीमतें बढ़ जाती है जिससे, और यदि मांग कम होती है तो कीमत स्तर भी गिर जाता है। फिर एक और है कि जो हमने कीन्स का जो समीकरण देखा उसमें उन्होंने उपभोग वस्तुओं की इकाइयाँ ली, जबकि पीगू के अनुसार कुल वास्तविक आय ली जाती है। अब हम देखें कि ये जो हमारा जो समीकरण है या जो हमारा जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, इसकी अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ आलोचनाएं की गई है। उसमें सबसे पहला है कि इसमें उपभोग की वस्तुओं पर जो ध्यान है वो सीमित करने से इसका महत्व कम हो गया, क्योंकि वास्तविक जगत में कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें वास्तविक आय को मापना कठिन है, क्योंकि अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को अलग अलग मापदंडों से माप के एक सामूहिक इकाई के रूप में व्यक्त करना कठिन होता है। अतः दोनों में ही, अर्थात फिशर के समीकरण में टी को मापना कठिन था और यहाँ पर आय को मापना कठिन है, और दोनों में ही ये जो त्रुटि है वो समान है। फिर ऋण निक्षेपों की उपेक्षा। कैम्ब्रिज सिद्धांत में केवल नकद जमाओं पर ध्यान दिया गया है। जो क्रेडिट डिपॉजिट्स, जो ऋण निक्षेप होते हैं, उनको इन्होंने बुला दिया। फिर निक्षेपों की श्रेणी में भी भिन्नता, अर्थात वो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, उन पे इस सिद्धांत में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अल्प बचत, चालू खाते के निक्षेप वस्तु एवं सेवाओं पर तत्काल अधिकार देते हैं, जबकि जो हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं वो किसी अनिश्चित भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो इनकी प्रकृति भिन्न है उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर है कि ये जो सिद्धांत है वो अर्थव्यवस्था के प्रावेगिक परिवर्तनों को नहीं समझा पाता, क्योंकि गतिशील अर्थव्यवस्था या गतिशील समाज की जो विस्तृत जटिलताएं हैं उसको समझाने में ये अनुपयुक्त है। फिर है कि सिद्धांत में सट्टा उद्देश्य की उपेक्षा की गई है, अर्थात मुद्रा की मांग जो है वो वास्तव में सट्टा उद्देश्य जो है वो मुद्रा की मांग और कीमत को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है, जिसका इस सिद्धांत में विचार नहीं किया गया है। फिर कि इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है, जबकि व्यवहार में मूल्य स्तर मुद्रा की मांग से ही प्रभावित नहीं होता, वरन जो मुद्रा की पूर्ति, उत्पादन की मात्रा, विदेशी व्यापार, संग्रह की जो प्रवृत्तियां हैं और सरकारी नीति आदि, इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही सिद्धांत में जो के है उसके प्रभाव को तो नकद कोशों पर स्वीकार कर लिया, लेकिन मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन से वास्तविक आय अर्थात आर और के स्वयं भी प्रभावित होते हैं, उनको इसमें नहीं देखा गया है। इसके साथ ही यह जो सिद्धांत है ये उपभोग मूल्य स्तर पर तो ध्यान देता है, किंतु सामान्य कीमत स्तर पर ध्यान नहीं देता, अतः अपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद।